हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है विजन परिवार में। दोस्तों, हम लोग जैसे आज कुछ एक नया टॉपिक देखने वाले हैं। तो आज हमारा टॉपिक होगा ब्लड। तो आज दोस्तों हम लोग ब्लड के विषय में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग ब्लड के विषय में देखते हैं। तो अगर बात किया जाए तो ब्लड को हम लोग क्या कह सकते हैं दोस्तों? तो हिंदी में इसको हम रक्त कहते हैं, रुधिर या खून। और उर्दू में से हम लोग लहू के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? लहू के नाम से भी जानते हैं। अगर बात किया जाए तो दोस्तों जो ब्लड होता है, ब्लड यानी रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? रुधिर का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? तो रुधिर का अध्ययन कहलाता है हीमेटोलॉजी। क्यों? क्योंकि हमें हीमो शब्द से ही पता चल जा रहा है, क्योंकि रुधिर से संबंधित है। तो रुधिर से क्या संबंधित है दोस्तों? तो हीमो संबंधित है। तो रुधिर का अध्ययन क्या कहलाएगा दोस्तों? हीमेटोलॉजी कहलाएगा। अगर हम लोग बात करें तो रक्त क्या होता है? तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। तो रक्त क्या होता है दोस्तों? एक तरल संयोजी ऊतक होता है। अगर हम नेक्स्ट इसमें बात करें तो रक्त हमारे शरीर का जो सबसे मुलायम ऊतक, अगर हमारे शरीर का सबसे मुलायम ऊतक की बात की जाए दोस्तों, तो हमारे शरीर के सबसे मुलायम ऊतक कौन होता है दोस्तों? तो रुधिर होता है। अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पर संचारी ऊतक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे शरीर में जितने भी हार्मोन्स, विटामिन या प्रोटीन जिसकी भी हमारे शरीर में आवश्यकता पड़ती है, तो विभिन्न भागों तक, हमारे शरीर के विभिन्न भागों तक कौन पहुँचाने का कार्य करता है दोस्तों? तो हमारे शरीर में रक्त ही वह माध्यम है जिससे पूरे शरीर में विटामिन, प्रोटीन यह सब पहुँचते हैं दोस्तों। अगर बात की जाए दोस्तों रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो पीएच का फुल फॉर्म होता है क्या दोस्तों? तो पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल हाइड्रोजन की। अगर हम बात करें दोस्तों पीएच, तो इसका पीएच मान कितना होता है दोस्तों? तो इसका पीएच मान होता है 7.4। अगर पीएच की बात की जाए तो पीएच में कितने वैल्यू होती है? तो जैसे मैं बात करूं तो 1 से लेकर कितना होता है? 14 होता है। सॉरी, 1 से लेकर 14 होता है। और इसके बीच का पॉइंट कितना होता है दोस्तों? तो इसके बीच का पॉइंट 7 होता है। यानी अगर बात करें हम लोग तो 1 से लेकर 7 तक, 1 से लेकर 7 तक कैसा होगा? अम्लीय होगा। और बीच का कैसा होगा दोस्तों? तो उदासीन होगा। कैसा होगा? उदासीन होगा। और जो 7 के बाद हमारा होगा वो कैसा होगा? क्षारीय होगा। तो हम बात कर सकते हैं कि जो हमारा रक्त होता है ये कैसा होता है? ये क्षारीय होता है। इसका पीएच मान कितना होता है दोस्तों? 7.4 होता है। अगर हम बात करें दोस्तों तो जैसे हमने देखा कि रुधिर का अध्ययन क्या कहलाता है? हिमेटोलॉजी कहलाता है। लेकिन अगर हम रक्त निर्माण की क्रिया की बात करें तो जो हमारे शरीर में रक्त निर्माण की क्रिया होती है, जो हमारे शरीर में ब्लड बनता है, अगर उस क्रिया की बात की जाए तो उसे हम लोग कहते हैं हिमेटोपाइसिस कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? हिमेटोपाइसिस कहते हैं। अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें दोस्तों तो मानव शरीर में रक्त का निर्माण, तो मानव शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों? तो बोन मैरो यानी अस्थिमज्जा में होता है। तो हमारे बोन मैरो में ब्लड का निर्माण होता है दोस्तों। अगर हम बात करें कि रक्त का शुद्धिकरण, तो रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है दोस्तों? तो रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण वृक्क में होता है। कहाँ होता है दोस्तों? वृक्क में होता है। अगर कृत्रिम रूप से ब्लड को शुद्ध किया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? तो डायलिसिस कहते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम इसके आगे नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। तो रक्त को हम लोग कितने भागों में बांट रहे हैं? तो 2 भाग में। तो रक्त में क्या होता है? प्लाज्मा होता है। दूसरा क्या होता है? कणिकाएं होती हैं। तो अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो रक्त में जो हमारा प्लाज्मा होता है वो 55 से 60% प्लाज्मा होता है। और जो कणिकाएं होती है वो कितना होती हैं दोस्तों? तो यह होती हैं 40 से 45%। अगर हम लोग बात करें दोस्तों जो प्लाज्मा होता है, और जो प्लाज्मा होता है इसमें क्या पाया जाता है? जिसमें 90% क्या होता है दोस्तों? 90% इसमें जल होता है। 90% जल होता है। और इसी में अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो हमारा जो 7 से 8% क्या होता है दोस्तों? 7 से 8% इसमें होता है प्रोटीन। अगर हम बात करें दोस्तों जो हमारा 2 से 3% बच जा रहा है, 2 से 3% जो बच जा रहा है अन्य, वो क्या बचा हुआ है? तो इसमें हम लोग बात करते हैं जैसे हमारे खनिज लवण आ गए, जैसे बात करें कोलेस्ट्रॉल हो गया, या आप
अन्य कोई पदार्थ जो हमारा इसमें मिला हुआ है, बिलिरुबिन वगैरह दुनिया भर के, उन सब की अगर हम लोग बात करते हैं तो चलिए दोस्तों हम इसको बाद में पढ़ेंगे, इसको विस्तार से पूरा पढ़ेंगे। लेकिन उसके बाद कणिकाओं को कितने भागों में बांटा गया है, तो कणिकाओं को 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है दोस्तों, आरबीसी। तो आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, लाल रुधिर कणिका, यानी रेड ब्लड कार्पल्स या सेल। अगर हम बात करें दोस्तों तो हिंदी क्या होता है, लाल रुधिर कणिका। और इसे हम नेक्स्ट दूसरे नाम से क्या जान सकते हैं, तो इसे हम एक नाम और जानते हैं, एरिथ्रोसाइट। अगर हम लोग दूसरे की बात की जाए दोस्तों तो डब्ल्यूबीसी को हम लोग क्या कहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रुधिर कणिका। और इसे हम लोग एक नाम और जानते हैं क्या, ल्यूकोसाइट। अगर ल्यूकोसाइट बात की जाए दोस्तों तो इसमें जैसे हमारा तीसरा क्या आता है, रुधिर प्लेटलेट्स। जो हमारा रुधिर प्लेटलेट्स होता है इसे हम लोग एक नाम और जानते हैं, जैसे बिम्बाणु और थ्राम्बोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। और डब्ल्यूबीसी को आपको पता ही है कि हमारे शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कहा जाता है डब्ल्यूबीसी को। अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो जो डब्ल्यूबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है, इसको हम लोग ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। और हमारे शरीर में जो डब्ल्यूबीसी की अधिकता के कारण रोग हो जाता है, जैसे हम लोग बात करें ब्लड कैंसर, तो उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, उसे हम लोग ल्यूकीमिया भी नाम देते हैं दोस्तों। तो हम लोग इसके विषय में बाद में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों, जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में 4 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, और इसी में एक प्रोटीन पाई जाती है। जैसे क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि अगर प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन प्रोटीन निकाल दिया जाए तो, अगर फाइब्रिनोजन प्रोटीन निकाल दिया जाए दोस्तों तो बचे हुए भाग को क्या कहते हैं, तो जब प्लाज्मा में से हम फाइब्रिनोजन प्रोटीन निकाल देंगे दोस्तों तो बचे हुए भाग को कहते हैं सीरम कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। और जो यह सीरम होता है, यह सीरम क्या किसमें मदद करता है दोस्तों, तो यह त्वचा निर्माण में मदद करता है, त्वचा निर्माण में। जो आपका ये सीरम होता है त्वचा निर्माण में मदद करता है। जब हमारे शरीर में कहीं पे चोट लग जाती है और चोट लगने के बाद जो पपड़ी पर जाती है, वही जो मतलब जो ब्लड की ग्लोटिंग हो जाती है, जो ऊपर पपड़ी पर जाती है, वो किसके कारण होती है दोस्तों, तो वह सीरम के कारण होती है। क्योंकि सीरम जो बचा हुआ भाग होता है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन निकालने के बाद जो बचा हुआ भाग सीरम है, वो किसके निर्माण में मदद करता है, वह त्वचा के निर्माण में मदद करता है दोस्तों। अगर हम दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं इसके विषय में, तो नेक्स्ट चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके विषय में पढ़ते हैं, जैसे इसमें पाए जाने वाले प्रोटीन्स के विषय में। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं दोस्तों इसके प्रोटीन्स के विषय में। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं जो प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन है। तो अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो जो 90% क्या पाए जाते हैं, तो 90% हमारे जल पाए जाते हैं। 7 से 8% क्या पाए जाते हैं दोस्तों, तो प्रोटीन पाए जाते हैं। और जो हमारा 2 से 3% बच रहा था अन्य, यानी यूरिया, कोलेस्ट्रॉल, ग्लूकोज, बिलिरुबिन और खनिज लवण। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं सबसे ज़्यादा कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो एल्ब्यूमिन पाया जाता है। और जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है दोस्तों, यही प्रोटीन पाया जाता है आपका किसमें पाया जाता है, यही प्रोटीन पाया जाता है आपका अंडे में दोस्तों। दूसरा हमारा क्या है, ग्लोब्यूमिन है। और तीसरा हमारा क्या है, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। जो आपका फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन है, क्या करता है दोस्तों, यही रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। अगर हम नेक्स्ट इसी में बात कर लेते हैं जैसे दोस्तों, तो रक्त का थक्का जमने में जो फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन दोनों मदद करते हैं। लेकिन दोस्तों जो इसमें पाया जाने वाला एक और पदार्थ है कि हमारे शरीर में यह कब काम करते हैं दोस्तों, तो यह सक्रिय तब होते हैं जब हमारे शरीर में कहीं पे चोट लग जाती है। यह हमारे शरीर में ही पाए जाते हैं, शरीर के अंदर ही। लेकिन यह शरीर के अंदर रक्त का थक्का क्यों नहीं जमने दे रहे हैं, क्योंकि इनको ये तब सक्रिय नहीं है, निष्क्रिय है। इनको निष्क्रिय कौन किया है दोस्तों, तो पाया जाता है हिपैरिन हमारे शरीर में, आप पहले से ही जानते हैं दोस्तों। तो जो हिपैरिन पाया जाता है क्या करता है, ये निष्क्रिय किए रहता है। जैसे ही हमारे शरीर में कहीं पे चोट लगती है तो मस्तिष्क जो हमारी तंत्रिका तंत्र होती है क्या करती है, संदेश भेजती है। और संदेश भेजती है कि हिपैरिन जो होती है वो क्या करे, इनको संदेश दे कि यह रक्त का थक्का जमाना शुरू कर दें। अगर यही हिपैरिन ना पाई जाती हमारे शरीर के अंदर,
तो हिपैरिन ना पाई जाती तो हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, रक्त का थक्का जम जाता। लेकिन हिपैरिन के कारण ही हमारे शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमता है। और जो फाइब्रिनोजन प्रोथ्रोम्बिन है, ये क्या करते हैं, जब हमारे शरीर में कहीं चोट लग जाती है तब रक्त का थक्का जमाने में मदद करते हैं। वैसे दोस्तों जो हमारा विटामिन होता है, विटामिन के आपको पता ही है कि रक्त का थक्का जमने में कौन सी विटामिन सहायक होती है, तो आपने पढ़ा भी होगा, विटामिन के सहायक होती है। और इसी में हम लोग ये भी जानते हैं कि विटामिन के, कैल्शियम, इन्हीं सब की मदद से ही हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमता है। अगर दोस्तों हम लोग बात करें जैसे 90% तो जल ही पाया जाता है, उसमें कुछ बताना नहीं है। 7 से 8% जो हमारे प्रोटीन पाए जा रहे थे, जो अन्य हमारे पाए जा रहे थे जैसे यूरिया। अगर यूरिया की बात की जाए दोस्तों तो 100 ml जो हमारा ब्लड होता है उसमें यूरिया कितना पाया जाता है दोस्तों, तो 18 से 30 मिलीग्राम पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों, तो यूरिया पाया जाता है। अगर हम लोग 100 ml ब्लड की बात करें तो 100 ml जो ब्लड होता है, 100 ml ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अगर देखी जाए दोस्तों, तो 150 से 250 मिलीग्राम क्या पाया जाता है दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। और 100 ग्राम ग्लूकोज में 100 ग्राम जो 100 ml ब्लड में जो ग्लूकोज की मात्रा होती है वो कितना होती है, 80 से 120 मिलीग्राम होती है। और जो बिलिरुबिन होती है, बिलिरुबिन दोस्तों ये बहुत ही सहायक होती है। बिलिरुबिन जो होती है ये 100 ml ब्लड में कितना पाया जाता है, 1 से 1.5 मिलीग्राम पाई जाती है दोस्तों। जब यही बिलिरुबिन की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाती है, जैसे हम लोग नॉर्मली कितना होना चाहिए, नॉर्मली 2 मिलीग्राम हो सकता है 100 ml ब्लड में, 100 ml प्रति 2 मिलीग्राम हो सकता है। लेकिन जैसे ही यह 2 मिलीग्राम से ऊपर जाता है, जैसे ही अधिक होता है, तो हमारे शरीर में क्या हो जाता है, तो हमारा शरीर पीला पड़ना शुरू हो जाता है। जब हमारे शरीर में बिलिरुबिन की अधिकता होना शुरू हो जाती है तो हमारा शरीर क्या होता है, पीला पड़ना शुरू हो जाता है, जिसे हम लोग पीलिया रोग नाम दे देते हैं। क्या नाम देते हैं दोस्तों, पीलिया रोग। और पीलिया रोग को हम लोग हेपेटाइटिस के भी नाम से जानते हैं दोस्तों, हेपेटाइटिस। ऐसी में दोस्तों हम लोग बात करें जो मानव के मल का पीला रंग होता है, किसके कारण होता है दोस्तों, ये बिलिरुबिन के कारण होता है। बिलिरुबिन हमारा कहाँ पाया जाता है, ये हमारा यकृत के पास में पाया जाता है दोस्तों। और इसी में हम लोग दोस्तों बात करें जैसे, तो ml लिखा हमने, तो जैसे कहते हैं कि आपने देखा होगा कि कहते हैं कि ये एक यूनिट ब्लड, जैसे हम लोग कहते हैं इनके शरीर में, कोई भी कहते हैं जांच में कि इनके शरीर में 1 यूनिट ब्लड बचा हुआ है, 2 यूनिट है, 3 यूनिट है। तो आप 1 यूनिट ब्लड की अगर बात की जाए तो 1 यूनिट ब्लड में कितने ml ब्लड होता है दोस्तों, तो 1 यूनिट ब्लड में आप 350 ml ब्लड होता है दोस्तों। 1 यूनिट ब्लड में कितना ब्लड होता है, 350 ml ब्लड होता है दोस्तों। अगर इसी में हम लोग बात करें दोस्तों, तो जो जैसे हम लोग नेक्स्ट इसी में बात करते हैं, जैसे चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि रक्तदान कितना हम लोग कर सकते हैं। हमारे शरीर में कितना ब्लड पाया जाता है, कितना हम दान कर सकते हैं, कितने दिनों में दान कर सकते हैं। चलिए दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम तुरंत ही बताते हैं उन सबको। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, फिर इसके बाद हम तुरंत बताते हैं उसके आगे का प्रोसेस। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं, जैसे अगर बात की जाए दोस्तों, तो एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त कितना पाया जाता है दोस्तों, तो एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है दोस्तों। अगर हम लोग बात करें इसी में, तो मनुष्य के भार का कितना प्रतिशत रक्त होता है, अगर हम लोग बात करें जैसे दोस्तों कि अगर कोई व्यक्ति 60 kg का है तो उसमें कितने प्रतिशत, उसके भार का कितना प्रतिशत ब्लड होता है। तो अगर हम बात करें दोस्तों, तो मनुष्य के भार का कितना प्रतिशत रक्त होता है, तो मनुष्य के भार का 7 से 8% रक्त होता है दोस्तों। कितना होता है दोस्तों, 7 से 8% रक्त होता है। अगर हम नेक्स्ट इसी में बात करें दोस्तों कि पूरे शरीर में रक्त का कितना प्रतिशत रक्त दान कर सकते हैं, अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति के अंदर अगर 5 से 6 लीटर ब्लड है, तो वह अपने पूरा उसको हम कितना मानेंगे, उसे हम 100% मानेंगे। कितना मानेंगे दोस्तों, 100% मानेंगे। और उस 100% का कितना प्रतिशत हम दान कर सकते हैं दोस्तों, तो अगर हम लोग बात करें तो पूरे शरीर में जो रक्त होगा उसका प्रतिशत कितना होगा, हम लोग कितना मानेंगे, 100%। उसके बाद कितना रक्त हम दान करेंगे, तो जो 100% माने उसमें से हम लोग 10% ही रक्तदान कर सकते हैं दोस्तों। अगर हम लोग बात करें दोस्तों इसी में, तो अगर एक कोई व्यक्ति है जो एक बार रक्तदान कर चुका है, तो दोबारा रक्तदान कब कर सकता है दोस्तों, तो रक्तदान करने दोबारा हम रक्तदान कब कर सकते हैं, तो अगर कोई व्यक्ति एक बार रक्तदान कर देता है तो दोबारा 14 दिनों तक
14 दिन तक रक्तदान नहीं कर सकता है, उसके बाद रक्तदान फिर कर सकता है दोस्तों। अगर हम बात इसी में करें दोस्तों, रक्तदान करने के लिए न्यूनतम उम्र का मतलब कम से कम रक्तदान करने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए दोस्तों? तो रक्तदान करने के लिए कम से कम 21 वर्ष उम्र होनी चाहिए। और इसी में हम लोग बात करें दोस्तों रक्तदान करने की अधिकतम उम्र, मतलब न्यूनतम तो 21 वर्ष होनी चाहिए, और अधिकतम उम्र कितनी होनी चाहिए दोस्तों? तो अधिकतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो अधिकतम उम्र होनी चाहिए 60 वर्ष। इसी में दोस्तों हम लोग बात करें रक्तदान करने का न्यूनतम वजन, एक न्यूनतम वजन भी होना चाहिए कि इतने वजन का व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। तो न्यूनतम वजन कितना होना चाहिए दोस्तों रक्तदान करने के लिए? तो न्यूनतम वजन होना चाहिए 50 kg। अगर कोई किसी व्यक्ति को ब्लड दान करना है, ब्लड डोनेट करना है, तो रक्तदान करना है, तो उसका न्यूनतम वजन कितना होना चाहिए? उसका न्यूनतम वजन होना चाहिए 50 kg। अगर हम लोग बात करें दोस्तों इसी में, तो जैसे कुछ बच्चे पूछते हैं कि आरबीसी का जीवन काल दोस्तों अगर बात की जाए तो आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जीवन काल 90 से 120 दिन होता है। आरबीसी का जीवन काल, तो आरबीसी का जो जीवन काल होता है दोस्तों 90 से 120 दिन होता है। तो अगर डब्ल्यूबीसी का जीवन काल की बात की जाए दोस्तों, वाइट ब्लड सेल्स की बात की जाए दोस्तों, तो जो वाइट ब्लड सेल्स होता है उसका जीवन काल कितना होता है? तो उसका जीवन काल होता है दोस्तों 3 से 4 दिन। कितना होता है दोस्तों? 3 से 4 दिन। अगर हम लोग दोस्तों बात करें, जैसे आपने सुना होगा कि ब्लड बैंक में ब्लड को सुरक्षित रखा जाता है, तो दोस्तों हम इसी में देखते हैं कि ब्लड को सुरक्षित ब्लड बैंक में हम कितने दिन रख सकते हैं, या कितना टेम्परेचर होना चाहिए, या किस में सुरक्षित रखते हैं दोस्तों। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसी में देखते हैं दोस्तों कि ब्लड को ब्लड बैंक में कितने दिनों तक सुरक्षित रखा जाता है दोस्तों। अगर हम लोग दोस्तों ब्लड बैंक की बात करें, तो ब्लड बैंक में हम लोग कितने दिनों तक ब्लड को सुरक्षित रख सकते हैं? तो कितने दिनों तक? तो कितने दिनों तक हम लोग ब्लड को सुरक्षित रख सकते हैं दोस्तों? तो 48 डेज। कितने दिनों तक दोस्तों? तो 48 डेज, यानी 48 दिनों तक सुरक्षित रख सकते हैं। अगर बात की जाए दोस्तों, तो टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तापमान कितना होना चाहिए? तो ब्लड को सुरक्षित रखने के लिए जब हम ब्लड बैंक में जाते हैं, तो ब्लड को कितने टेम्परेचर पे सुरक्षित रखा जाता है दोस्तों? तो ब्लड को -40 डिग्री सेल्सियस से -12 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे सुरक्षित रखा जा सकता है। और कितने दिनों तक रखा जा सकता है दोस्तों? तो मैक्सिमम यानी अधिकतम कितने 48 दिनों तक ही ब्लड को सुरक्षित रखा जा सकता है ब्लड बैंक में। और दोस्तों किसमें रखा जाता है सुरक्षित रखने के लिए? तो किसमें रखा जाता है दोस्तों? किसमें रखा जाता है? तो अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो किसमें ब्लड को सुरक्षित रखा जाता है दोस्तों? तो द्रव नाइट्रोजन में द्रव नाइट्रोजन में। तो दोस्तों पहले द्रव नाइट्रोजन में रखते थे, अब किस में रखना शुरू कर दिए हैं दोस्तों? तो अब रखते हैं, पहले तो बात करें दोस्तों, तो द्रव नाइट्रोजन जो होता है, द्रव नाइट्रोजन की अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो जो वीर्य होता है, वीर्य जो कि IVF, हम लोग जानते हैं कि IVF जो प्रक्रिया होती है, यानी जो परखनली शिशु होता है, अगर उसकी बात करते हैं, तो जो IVF शिशु होता है, जो परखनली शिशु होता है, उसके लिए वीर्य को बाहर रखना पड़ता है। तो वीर्य को कितने दिनों तक किसमें सुरक्षित रखा जाता है बाहर? तो द्रव नाइट्रोजन में ही रखा जाता है सुरक्षित दोस्तों। और ब्लड को भी किसमें रखा जाता है? द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो इसके बाद हम लोग इसमें बहुत ज़्यादा भी टॉपिक बचा हुआ है हमारा। ये क्लास 3 से 4 दिन चलेगा दोस्तों। तो आप लोग अगर ये बातें समझ में आई होगी दोस्तों, तो आप लोग चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें दोस्तों। धन्यवाद।